Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 8th October of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जिससे पहला क्वेश्चन है, राइट टू वोट लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? राइट टू वोट जो है वो लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, एनजीटी के बारे में आप 2 लाइन बताइए। एनजीटी क्या है, कब बना था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और जो कोई इस वीडियो को देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें आंसर्स को। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है और आपको याद होने में भी बार बार आप याद करेंगे, बार बार आप टाइप करेंगे। आप कुछ भी लिखते या टाइप करते हैं तो उससे आपको मेमोराइज होता रहता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इन आंसर्स को आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा और कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो हम बात करते हैं। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं, ये नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेंगे। जो आप नोट्स बनाते हैं अपने लिए वो इसमें आपको हेल्प करेंगे ये नोट्स। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्युपाइड इनडेफिनेटली, की ब्लॉकिंग ऑफ रोड बाय शाहीन बाग प्रोटेस्टर अनएक्सेप्टेबल। कि जैसे जो पब्लिक प्लेसेस यूज होती थी प्रोटेस्ट के लिए उनको ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेसेस यूज नहीं हो सकती अब क्या कहते हैं किसी भी प्रोटेस्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फाउंड दैट इंडेफिनेट ऑक्यूपेशन ऑफ ए पब्लिक रोड बाय द शाहीन बाग प्रोटेस्टर अनएक्सेप्टेबल। जैसे शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें क्या कहते हैं जो ऑक्यूपाई किया था प्लेस, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही थी, इंडेफिनेट समय के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण उनको हटाया गया था, फिर से लगने वाला है। तो ऐसा क्या कहते हैं, ये कहते हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। ये क्या कहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है आपका। अब आप पब्लिक प्लेसेस में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि कंसीडर एन आइकॉनिक डिसीजन माउंटेन बाय मदर्स, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन ऑफ शाहीन बाग अगेंस्ट द सिटीजनशिप। कि जो मदर्स थी, चिल्ड्रन थे और जो सीनियर सिटीजन थे जिन्होंने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें उन्होंने कहा कि वो ऑक्युपाई नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक प्लेस को। ये 13 पेज का जजमेंट है, इसमें उन्होंने ये बात की है। उन्होंने इसमें क्या कहते हैं कई स्टेटमेंट है, जैसे ये है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं जिससे आपको मेमोराइज। जैसे डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड, बट देन द डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्रेसिंग डिसेंट हैव टू बी डिसाइड पब्लिक प्लेसेस अलोन. The present case was not even one of protest taking place in an undesignated area, but was blockage of a public way which caused grave convenience to commuters. कहते हैं कि इसमें वही बात की है, इस डेमोक्रेसी में आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन आप किसी पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं किसी और को दिक्कत हो। इसलिए इस ब्लॉकेज ऑफ पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया गया है। Fundamental right do not live in isolation. The right of the protester has to be balanced with the right of commuter. They have to coexist in mutual respect. कि इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स मतलब ये नहीं कि आइसोलेशन में चले गए। फंडामेंटल राइट जो राइट ऑफ द प्रोटेस्टर होती है वो पूरी तरह से बैलेंस होनी चाहिए राइट ऑफ कम्यूटर। कोई भी नॉर्मल इंसान है उसके साथ भी उसकी भी राइट को देखना चाहिए। तो इसलिए पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पे जो ब्लॉक कर देते थे जिसके कारण दिक्कत होती थी नॉर्मल पब्लिक को, तो उसको रोकने की बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती, प्रिपेयर फॉर विंटर सर्च ऑफ 15 के केसेस, एनसीडीसी की रिपोर्ट ऑल्सो सेज वायरस दैट पॉसिबली अंडर रिपोर्टेड। कि क्या कहते हैं अभी भी विंटर सर्च में अभी पीक आने बाकी है। ऐसा इसमें कहा गया है कि विंटर में अभी केसेस और बढ़ेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। एनसीडीसी की जो रिपोर्ट है, नेशनल कंट्रोल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, उसमें अपने रिपोर्ट में कहा और सबमिटेड टू द दिल्ली गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि दिल्ली अभी शुड प्रिपेयर फॉर सर्ज ऑफ 15,000 केसेस, पॉजिटिव केसेस पर डे। कि अभी दिल्ली में 15,000 पॉजिटिव केसेस पर डे आने की चांसेस है विंटर मंथ में। तब जाके दिल्ली में पीक आएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। कि अभी दिल्ली में पीक नहीं आया है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। उन्होंने कहा एज मेनी एज 2,324 हेल्थ केयर वर्कर्स जो सिटी में वर्क करते हैव बीन इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, और उसमें से 75 लोग मर भी चुके हैं जो मेडिकल केयर के वर्कर्स थे। और कहते हैं ऐसा कहते हैं रिवाइज स्ट्रेट कंट्रोल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो क्या कहते हैं विंटर में फिर से कोरोना आने की चांसेस है, जो कहते हैं
केसेस बढ़ेंगे दिल्ली में, तो उसके लिए एक रिवाइज स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे ये कोविड-19 वर्जन 3.0 को कंट्रोल कर सके। ऐसा इसमें बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सिटी ऑफ जॉय कॉट बिटवीन फियर एंड फेस्टिस। कि इसमें कहा गया है कि जैसे हमने देखा है कि विद थिएटर्स सेट टू ओपन और दुर्गा पूजा जैसे आने वाली कोलकाता में, तो एक तरह से वो कोविड-19 का स्पाइक बढ़ा सकती है, केसेस बढ़ा सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें वही कहा गया, हाउ बैड द कोविड-19 सिचुएशन गोइंग टू सेट इज अ क्वेश्चन दैट अपीयर्स टू बी अमंग मोस्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ द पीपल इन कोलकाता। कि कहते हैं ये कोविड-19 सिचुएशन कितने हद तक वर्स हो सकती है, कितने केसेस बढ़ सकते हैं, ये लोग कहते हैं कोलकाता के सोच रहे हैं। क्योंकि जैसे वहाँ पे दुर्गा पूजा भी चालू होने वाली है, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं थिएटर्स भी ओपन वाले हैं, तो इस तरह के इशू के कारण क्या कहते हैं कैसे गैदरिंग होगी, कोविड-19 का रिस्क बढ़ेगा, इस तरह की बातें इसमें बताई गई है कि भाई कि अक्टूबर 15 से थिएटर्स खोलने की बात की गई है, और क्या कहते हैं एंड द रेस्ट ऑफ बंगाल विल ओपन, और जो बाकी चीज़ें हैं बंगाल की वो खोल दी जाएंगी। और देखा है हमने कि 12 बंगाली फिल्म परहैप्स द हाईएस्ट एवर आर सेट टू बी रिलीज ऑन दैट डे। उसी दिन 15 अक्टूबर को ही 15 क्या कहते हैं 12 बंगाली फिल्म रिलीज होनी है, जिसके कारण गैदरिंग्स थिएटर हॉल्स में बढ़ सकती है, ऐसे इसमें कहा गया है। वैसे हमने ये भी देखा है कि पूजा वहाँ पे दुर्गा पूजा भी चालू होने वाली है, तो जिसके कारण गैदरिंग्स वहाँ पे बढ़ सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो इसमें ये भी लिखा है कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो थिएटर्स खुलेंगे उनमें फ़ोन का नंबर होना चाहिए, स्टैगर्ड शोज़ होने चाहिए, ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए 50%। तो क्या कहते हैं इससे रिस्क होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और अगर हो भी चांसेस तो क्या कहते हैं आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट ट्रेस करके आप अगर किसी एक पर्सन को वहाँ पे इन्फेक्शन आता है तो आप बाकी लोगों को भी ढूंढ सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का आज का पहला एडिटोरियल आता है 441 कि वॉट एवर द बेनिफिट्स ऑफ क्वाड, इंडिया शुड नॉट बी लेड बाय द यूएस ऑन रीजनल इनिशिएटिव्स। की कोई भी बेनिफिट हो या ना हो क्वाड से, इंडिया को यूएस के रीजनल इनिशिएटिव्स के द्वारा नहीं चलना चाहिए, ऐसा इसमें बात की गई। जैसे हमने देखा विद द सेकेंड मीटिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड मीटिंग हुई है, क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग फॉरेन मिनिस्टर के बीच में टोक्यो में अभी ट्यूसडे को, तो उसमें वही कहा गया है कि एक डिसीजिव फेस है जिसमें कई मिनिस्टर्स आए, यूएन जनरल असेंबली जैसा हुआ हैज लास्ट मिनट, ये सब मिले थे यूएन जनरल असेंबली में। वो उन्होंने कंसीडर किया पुश टू होल्ड द मीटिंग डिस्पाइट द कोविड-19 पेंडेमिक, की उन्होंने ही बात की और कहा कि मीटिंग होनी चाहिए, ये कोविड-19 पेंडेमिक हो या ना हो, हमें इस मीटिंग को करना चाहिए जब से हमारे इशू जो है सॉल्व हो सके, रिजॉल्व हो सके। तो इन्होंने कहा कि कॉपरेट करके जैसे पैंडेमिक को कैसे कंट्रोल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करना है, कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, सप्लाई चेन इनिशिएटिव, इन सबको। जैसे हमने देखा है कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर योशिदा सुगो थे, डिस्पर्ड नॉट एंड डिस्पर्ड एनी नोशन दैट ही माइट नॉट बी एबल एज प्रोएक्टिव एज हिज प्रेडिसेसर्स। कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जापान के प्राइम मिनिस्टर जो योशिदा सुगो, उन्होंने कहा कि वो उतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं हो सकते जैसे उनके पिछले प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे 2007 में, तो वो ऐसा उनका कहना था। ऑस्ट्रेलिया के भी जो फॉरेन मिनिस्टर मैरिसा पेन थे, उन्होंने अटेंड की इस मीटिंग को, 2 वीक क्वारंटाइन हुआ दैट शी फेसेस ऑन रिटर्न। जब वो रिटर्न होंगी तो उन्हें 2 वीक का क्वारंटाइन फेस करना पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और इसमें कई इश्यूज़ के बारे में भी बात की गई, जैसे लेलेसी स्टैंड ऑफ के बीच में कि जो इंडिया के लिए हो रहा है। तो इसमें ये भी देखा गया है कि यूएस बहुत ज़्यादा ईगर था, क्या कहते हैं कि बहुत उसे जल्दी थी कि ये मीटिंग हो, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहे हैं, और क्या कहते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले इस तरह की मीटिंग होना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इससे बाकी देश भी क्या कहते हैं उनका साथ दे सकते हैं, ऐसा इसमें माना गया है। चलिए अब देख लेते हैं क्वाड को, ये क्वाड होता क्या है। क्वाड को हम लोग देख लेते हैं, क्वाड कोऑर्डिनेटर डायलॉग को अलग से। क्वाड कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया, यूएस और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं, फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। आइडिया ऑफ क्वाड ये है, ये दिया गया था जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के द्वारा 2007 में। ये उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं मूव हो पाया क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था चाइनीज़ प्रेशर के कारण। फिर दिसंबर 2012 में शिंजो एबे ने फिर से फ्लोट किया ईशास डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड को, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस को एक साथ मिलकर काम करने का, जिससे मैरिटाइम कॉमर्स हो इंडियन ओशन में विद टू द वेस्टर्न पैसिफिक अच्छे हो पाए। कोऑर्डिनेशंस ऑन चाइना, कोऑर्डिनेशंस एंड चाइना क्या है कि यूएसए हैड फॉलोज, जो हमेशा से उसने फॉलो किया पॉलिसी टू कंटेन चाइना's इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस
जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ा ईस्ट एशिया में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस ने हमेशा वर्क किया है। यूएस ने भी डिस्क्राइब भी किया चाइना को अलॉन्ग विद रशिया एक स्ट्रेटेजिक राइवल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी कंसर्न है चाइना का ग्रोइंग इंटरेस्ट देख के, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस ऑन इन द यूनिवर्सिटीज में देख के कि इस तरह का इन्फ्लुएंस जो चाइना का है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी वर्क करता है। जापान, इन द लास्ट डिकेड हमने देखा है कि जापान हमेशा से कंसर्न है चाइना टेरिटरी ट्रांसग्रेशन इन द रीजन, कि जो चाइना का टेरिटरी कहते हैं ट्रांसग्रेशन होता है उसको देखने के लिए कि वो कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसको जानने के लिए भी जापान हमेशा ईगर रहता है। हमने इंडिया को तो देखा है कि चाइनाज वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म, जो चाइना ने भी वॉयलेट किए इंटरनेशनल नॉर्म सारे, जो उन्होंने फिर स्टैंड ऑफ किया और जो इंडिया के साथ उनकी रिलेशन सही नहीं है अब हो गई, तो उसको सही करने के लिए उनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जिसके कारण इंडिया के चांसेस कम होते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह की मीटिंग होना जरूरी है। चैलेंजेस क्या है? चाइना टेरिटोरियल क्लेम, की जो चाइना का टेरिटोरियल क्लेम है, जैसे चाइना ने साउथ चाइना सी में एक इंटायर रीजन ऑक्युपाई कर रखा है, ओनरशिप है उसकी, क्लेम कर रखा है उसे, तो इस तरह के रीजन को कंट्रोल करना है। चाइना क्लोजनेस टू एशियन, जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ जो उनका क्लोजनेस है चाइना का, उसको कंट्रोल करना है। इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना, जो इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक जो एक तरह से पावरफुल कंट्री कहलाता है इकोनॉमिक वे में चाइना, तो उसको भी देखना कि कैसे है वो और उसका साथ रिलेशन, कहते हैं लोग बाकी देशों का कैसे कि वो इतना इकोनॉमिक पावरफुल हो गया है, तो उसको भी देखना। कन्वर्जेंस अमंग कोऑर्डिनेशन, की कन्वर्जेंस होना चाहिए कोऑर्डिनेशंस के बीच में, जिससे इन तरह के इन्फ्लुएंस को वो कंट्रोल कर सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है द होल इन द मिडल। जैसे हमने देखा कि इस बार जो द फिजिक्स नोबल जो द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है, वो मिला है स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल, की एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल बताने के लिए क्या कहते हैं नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का। इस बार जो एंड्रिया गेज है वो फोर्थ वुमेन रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज मिलने की फिजिक्स से, जो किसी वुमेन को मिला हो। रोजर पेनरोज इस वक्त जो ऑक्सफोर्ड में गेट हाफ द प्राइज, उन्हें हाफ द प्राइज मिला है। इन जिसने यूज मैथमेटिक्स इन 1960, उन्होंने 1960s में मैथमेटिक्स यूज किया था टू थ्योराइज अंडर व्हाट कंडीशन ब्लैक होल मस्ट फॉर्म, की किस कंडीशन में ब्लैक होल फॉर्म होता है। और इन्होंने क्या कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है बाय मैनी प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट। हमने कई कपल ऑफ मंथ्स में देखा है कि आइंस्टाइन प्रपोज इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1950, फिर कार्ल श्वार्ट्ज जो थे उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था इस फील्ड इक्वेशन का, जो एक एग्जिस्टेड सिंगुलरिटी और पॉइंट वेयर फिजिकल क्वांटिटी ग्रू इन्फिनिटली लार्ज और वेनिश, की उन्होंने कहा था कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो लार्ज होती जाती है, इन्फिनिटली लार्ज होती जाती है और धीरे धीरे करके वैनिश हो जाती है। तो ब्लैक होल ऐसा पॉइंट है, ऐसा उनका कहना था। तो हम लोग देख लेते हैं ब्लैक होल के बारे में अलग से। ब्लैक होल एक ऑब्जेक्ट इन स्पेस है जो बहुत ज़्यादा डेंस है और जो वहाँ पे ग्रेविटी जो बहुत ज़्यादा है, दैट नो मैटर एंड लाइट कैन स्केप इट्स पुल, कि कोई भी लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट या लाइट उसको स्केप नहीं कर सकती। उसमें एक बाउंड्री है एज पे ब्लैक होल की जो इवेंट हॉरिजन कहलाती है, विच इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके वहीं से उसके कोई पार कर नहीं सकता, वो लाइट ऑफ क्या कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज होना चाहिए। कोई भी अगर क्रॉस करता है इवेंट हॉरिजन को इज डेस्टिन्ड टू फॉल टू द वेरी सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। अगर कोई भी क्रॉस करता है इवेंट हॉरिजन को, जो आउटलाइन होती है एज होता है ब्लैक होल, तो वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ द ब्लैक होल में फॉल हो जाएगा और वो डायरेक्टली सिंगल पॉइंट विद इन्फिनिट डेंसिटी कहते हैं वो बिल्कुल वैनिश कर जाएगा। अगर हम उसे देख नहीं सकते, इनविजिबल है, तो हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? हम उसके इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम ग्रेविटी को देखते हैं जो स्टार्स और गैसेस को अपनी तरफ खींचती है, उसके हिसाब से हम उसकी एक पिक्चर बनाते हैं। और जो कलर्स ग्लो करते हैं, द ग्लो आर विजिबल टू अस, जो कलर्स ग्लो करते हैं गैसेस के कारण हो गया या और भी किसी चीज़ के कारण जो उन्हें जिसे वो पुल करता है, उसके कारण हम एक्सरे टेलीस्कोप से उसकी इमेज फॉर्म करते हैं। ब्लैक होल फॉर्म के कैसे किए जाते हैं, कि ये सुपर मासिव ब्लैक होल्स में देखा है आर फाउंड एट द सेंटर ऑफ द मोस्ट गैलेक्सीज, कि जैसे इंक्लूडिंग मिल्की वे में भी फाउंड होता है। ये जैसे वन इन आर गैलेक्सीज कॉल्ड सैजिटेरियस ए, और was one of the event horizon telescope जो अटेम्प्ट करता है फोटोग्राफ करना उसे। Sagittarius A स्टार इज इन ओनली द ब्लैक होल इन आवर गैलेक्सी, ये सिर्फ यही बार ब्लैक होल नहीं है, और भी कई ब्लैक होल हैं जो हमारे धीरे धीरे जो रिसर्चर्स है साइंटिस्ट है उसे फॉर्म ढूंढ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, ये होता है इवेंट हॉरिजन।
इवेंट हॉरिजन ये होता है, ये होती है एक्रेशन डिस्क, ये होता है रिलेटिव जेट, ये सिंगुलरिटी होता है, ये फोटोन स्फीयर होता है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये इस डायग्राम में बताया गया है क्या क्या होता है, आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है प्लेइंग कैचअप इन फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया नीड्स अ टेक्निकली कैपेबल वर्कफोर्स दैट कैन मास्टर assemble weather and flood forecast models की इंडिया को चाहिए, इसमें वही कहा गया कि इंडिया को चाहिए कि एक वो लोकल एजेंसी बनाए जिससे वो फ्लड फोरकास्ट जो होता है राइजिंग या फॉलिंग उस वाटर लेवल उसको चेक कर सके। हर 24 घंटे में उसका एक रिपोर्ट होनी चाहिए। इस तरह के इशू आने पे वो कंट्रोल कर सके लोग। जैसे हमने देखा है मैनी टाइम्स दिस हैपेंस इन इंडिया ड्यूरिंग फ्लड इवेंट, जैसे अभी कई स्टेट्स में आया था, आसाम में, बिहार में। तो उस तरह के इशू जो आते रहते हैं आसाम, बिहार, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो इन जगहों पे जो फ्लड आते रहते हैं हर साल लगभग, तो हमें देखना है कि कौन सी रिवर फ्लड ला सकती है। उस पर पूरी एक टीम हो वो जो हमेशा चेक करते रहे, और अगर जब पता चले तो वो लोगों को, गवर्नमेंट को क्या कहते हैं बता सके, जिससे वो उन्हें कंट्रोल कर सके। तो अपने ये इसमें ये भी लिखा है आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू किया है मेट्रोलॉजिकल या वेदर फोरकास्ट जो सेंटर, वाइल द सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने एक फ्लड फोरकास्ट एट वेरियस रिवर पॉइंट्स फॉर्म किया है, जो एंड यूजर एजेंसीज हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है और एक चीफ गवर्नमेंटल एजेंसी है जो डील करती है मेट्रोलॉजिकल, सीस्मोलॉजी और एसोसिएटेड सब्जेक्ट से। इसे बनाया गया था 1875 में। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके कई मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कई इश्यूज में, जैसे वेदर फिनोमेना, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्थ वेस्टर, डस्ट स्टॉर्म, इन तरह के इश्यूज जो होते हैं उन पर ये वर्क करती है। और जो वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए भी एक फेवरेबल ऑपरेशन है, जैसे इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग, इन सब इश्यूज में भी ये हेल्प करती है। चलिए अब देखते हैं CWC सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन ये एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज में वर्क करता है। इसका प्रेजेंटली फंक्शनिंग एज एन अटैच्ड ऑफिस टू द, इसका अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो इसके साथ अटैच्ड ऑफिस है CWC का, सेंट्रल वाटर कमीशन का। ये कमीशन इंटरेस्टेड विद द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड फर्दर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, कि ये स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न स्कीम्स के ऊपर वर्क करती है। कंट्रोल, कंजर्वेशन और यूटिलाइज कैसे किया जाए वाटर रिसोर्सेज को पूरे कंट्री में, उसके लिए वर्क करती है। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर पावर डेवलपमेंट, और ये भी अंडरटेक करती है कि इन्वेस्टिगेशन, कंस्ट्रक्शन हो, एग्जीक्यूशन हो, जो भी सारी स्कीम्स रिक्वायर्ड है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, इस पर भी ये वर्क करती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आती है यूज सोशल वैक्सीन ऑफ मास्क हाइजीन, कि जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट तो बढ़ रहा है लेकिन हमें एक सोशल वैक्सीन की ज़रूरत है जो मास्क और हाइजीन के कारण आ सकती है। जैसे हमने देखा 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी अकाउंट करते हैं 78% कोविड-19 केसेस को। लगभग इंडिया इन टू 24 आवर्स विद महाराष्ट्र कंटिन्यू लीड द टैली 12,000 कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 12,000 केसेस। उसके बाद कर्नाटका आता है जहाँ पे 10,000 केसेस आते हैं। तो इतने ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं इंडिया में, तो हमें सोशल वैक्सीन की ज़रूरत है, ये मास्क और हाइजीन से, जिससे हम कहते हैं कंट्रोल कर सकें, क्योंकि रिकवरी रेट तो हमारा अच्छा है लेकिन हमें इन्फेक्शन रेट भी कम करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर्स आप बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।